हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। दोस्तों इंग्लिश में डू डज और डिड का इस्तेमाल कहां कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हम डू डज और डिड लगा सकते हैं, आज की क्लास में हम ये प्रॉपर डिटेल में समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम पकड़ेंगे डू और डज को, क्योंकि ये किस में आते हैं, प्रेजेंट टेंस में आते हैं, यानी वर्तमान काल की जब हम बात करें तो ही यूज होता है डू और डज का। तो अब देखते हैं कि कौन सी सिचुएशन होती है। पहली है इंटेरोगेटिव, यानी सवाल पूछते समय हम यूज कर सकते हैं डू और डज का। कैसे करते हैं वो एग्जांपल में हम समझेंगे बाद में। तो उसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें नहीं आता है वो सेंटेंस भी अगर प्रेजेंट में हम बनाएं तो उसके साथ भी क्या आ सकता है, डू और डज आ सकता है। अब बात आ जाती है कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके साथ डू लगेगा या डज लगेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं कि जो डू है वही डज है और जो डज है वही डू है। सिर्फ एक ही फर्क है, ये जो ईएस अलग से लगा हुआ आपको दिख रहा है ईएस, ये सिर्फ इसलिए लगा है क्योंकि इसका इस्तेमाल किसके साथ हो रहा है, एक सिंगल नाउन के साथ हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं ही की तो भी क्या आएगा, डज आएगा। अगर मैं शी की बात करूं उसके साथ भी डज आएगा, इट की बात करूं उसके साथ भी डज, और सिंगुलर नाउन या कोई भी एक नाम हो उसके साथ भी क्या आएगा, डज ही आएगा। तो आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि जब किसी एक इंसान की हम बात कर रहे हैं उसके लिए यूज करेंगे हम डज का, लेकिन जब खुद की बात करें यानी आई की बात करें उसके साथ हम डज नहीं लगाएंगे, उसके साथ लगेगा डू। तो डू के साथ लगेगा। इसके अलावा बचे हुए सारे सब्जेक्ट जैसे कि आई है, वी यानी कि हम, यू यानी कि तुम, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, फिर है दे और प्लूरल नाउन। तो डू के साथ ये सारे सब्जेक्ट आते हैं और डज के साथ ये ऊपर वाले सब्जेक्ट आएंगे। तो ये सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन का क्या फंडा है ये भी हम एग्जांपल में अच्छे से करेंगे। अब इन दोनों लाइन का आप अच्छे से रट्टा मार लो, तसल्ली से याद कर लो, बार बार नोटबुक में लिख लिख कर इसको बिल्कुल पक्का कर लो अपने दिमाग में कि ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग नहीं होंगे, हमेशा यही रहने वाले हैं। तो अब हम वन बाय वन करते हैं कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो कैसे डू या डज का इस्तेमाल होगा, और उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस करेंगे और उसके बाद हम डिड के बचे हुए सभी यूजेस भी करेंगे। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव की अगर मैं बात करूं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं मैंने पहले की क्लासेस में बता रखा है कि जब भी कोई सवाल बनता है उस वाक्य को हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब के साथ जो शुरू होते हैं जिनका जवाब सिर्फ हां या ना में होता है, और दूसरे होते हैं WH फैमिली वाले। तो यहां पर हम कौन से करने वाले हैं, हम करने वाले हैं यस और नो वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई एक सिंपल सेंटेंस बनता है, वह स्कूल जाता है, वह की इंग्लिश बनती है ही, स्कूल की इंग्लिश में बन जाएगी स्कूल, और जाता है कि क्या हो जाएगी, गो टू। ओके, लेकिन क्योंकि यहां पे सिंगल है नाउन तो उसके लिए क्या आ जाएगा, यहां पर ईएस आ गया। तो मैंने पहले की क्लासेस में एस और ईएस कैसे इस्तेमाल होते हैं वो बता रखे हैं। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको जरूर मदद मिलेगी आगे की वीडियोस को समझने में। तो देखिए ही गोज टू स्कूल यहां पर आ गया। अब इसी वाक्य का अगर मैं बना देता हूं इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो हमारा, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो क्या बन जाएगा, ये डू और डज का इस्तेमाल होने वाला वाक्य बन जाएगा। जैसे वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, तो मैंने यहां पर लगा दिया सिर्फ क्या। तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट में अगर क्या लग जाए तो भी उसका क्या बन जाएगा, डू या डज बन जाता है सवाल पूछते समय। ओके, ध्यान से देखिए, क्या वह स्कूल जाता है, तो यहां पर जो ये ईएस था गो के साथ, यहां पर ये क्या चला गया, ये चला गया डू के साथ। तो डू या डज में सिर्फ ये ईएस का फर्क तभी आता है जब हम इन सब्जेक्ट्स के साथ डू लगाने की कोशिश करते हैं। तो
ईएस आ जाता है, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट कैसे हैं, सिंगल हैं। तो यहां पर बन जाएगा डज ही गो टू स्कूल। तो यहां जो गो के साथ ईएस था वो यहां पर चला गया, बाकी ये डू ही रहता है। तो क्योंकि इस सेंटेंस में और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता, इसीलिए हम किसको ले आते हैं, हम ले आते हैं डू और डज को। और एग्जांपल करेंगे, अभी देखते जाइए। तो सेकंड एग्जांपल, मुझे आइसक्रीम पसंद है। तो यहां मैंने डू उठाया है क्योंकि क्या है, आई यानी कि मैं, मुझे। तो मुझे आइसक्रीम पसंद है, आई लाइक आइसक्रीम। अब इसी का मैं इंटेरोगेटिव बना देता हूं, तो इस क्या का डू बनता है क्योंकि आई के साथ डू आएगा, और ऊपर वाले सेंटेंस में ये जो क्या था इसका डज बना क्योंकि वह का मतलब होता है ही। ओके, देखिए क्या मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, क्योंकि इस लाइक के साथ कुछ भी नहीं था, एस या ईएस यहां पर नहीं था, तो हम यहां पर भी नहीं लगाएंगे, ये बन जाएगा डू आई लाइक आइसक्रीम। तो अब हम देखते हैं क्या रूल है जिसके अकॉर्डिंग इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस डू या डज के साथ बन सकते हैं सभी पॉसिबल सिचुएशंस में। तो अब समझते हैं डू और डज को रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये रूल है, ये एक फॉर्मूला है। पहले हम कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला। तो इसमें क्या होता है, पहले डू या डज आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आएगी, वो भी फर्स्ट फॉर्म में क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, वर्तमान काल की, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग हम कुछ सेंटेंसेस करते हैं, इन एग्जांपल्स को इस्तेमाल करके आप अभी से अपनी डू और डज के सेंटेंस बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, वे, यानी कि प्लूरल है तो दे लगेगा। अब उसके साथ हम सवाल बना रहे हैं प्रेजेंट में कि कुछ होता है, कुछ करते हैं, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, डू या डज। तो उसमें हमने क्या लगाया था, डू लगाया था दे के साथ। तो वे यानी कि दे के साथ क्या आता है, डू आता है, बिल्कुल सही। तो क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट। कितना सिंपल है। अब इसी वाक्य में अगर मैं इसको थोड़ा सा सब्जेक्ट बदल दूं तो क्या बन जाएगा, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो यहां पर क्या बनेगा, डू आई प्ले क्रिकेट। तो क्योंकि आई के साथ भी डू लगता है तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो क्या बन जाएगा, डज ही प्ले क्रिकेट। सेकंड एग्जांपल है, क्या हम आपको जानते हैं। तो हम का क्या होता है, वी के साथ क्या आएगा, डू या डज, डू आएगा। तो डू वी, और जानने की इंग्लिश क्या होती है, नो, और आपको यानी कि यू, एक हो या एक से ज्यादा, तो ये क्या बन गया, डू वी नो यू। अब इसी का मैं बनाता हूं, क्या मैं आपको जानता हूं, डू आई नो यू। क्या वह आपको जानती है, डज शी नो यू। क्या वे आपको जानते हैं, डू दे नो यू। तो इसी तरह सभी सेंटेंसेस के सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करो और सेंटेंसेस बनाते रहो। ओके, ये इससे अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो सकती इंग्लिश में। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या अमित सेब खाता है। तो अब अमित क्या है, सिंगुलर नाउन, और एक सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज आएगा। तो डज अमित ईट एप्पल, डज अमित ईट एप्पल। नेक्स्ट है, क्या वह मुझे पसंद करती है। तो ये तो आपको भाई उसी से पूछना पड़ेगा, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। तो इसमें क्या आएगा, वह यानी कि लड़की की बात हो रही है, शी, तो हम क्या लगाएंगे, डू या डज, डज लगेगा। तो देखिए, डज शी पसंद करने की होती है लाइक, मुझे यानी कि मी। तो डज शी लाइक मी, और क्या तुम उसे पसंद करते हो, डू यू लाइक हर। तो दोस्तों इसी तरह इन सभी वाक्यों के सिर्फ सब्जेक्ट बदलकर अगर आप वाक्य बनाएंगे तो कम से कम 20 वाक्य बन जाएंगे। अब हम करते हैं सेकंड रूल, यानी कि नेगेटिव। तो जब नहीं वाले वाक्य आएंगे जिनमें मना कर रखा हो किसी भी चीज के लिए, तो वो क्या होगा, उसमें हम डू या डज का यूज करेंगे। कैसे, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज आएगा, और डू और डज के साथ ही क्या आएगा, नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, लेकिन
फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस की ही बात कर रहे हैं। और फिर आएगी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यानी कि ऑब्जेक्ट। तो अब एग्जांपल देखिए, वह दिल्ली नहीं रहता। तो कोई पूछता है ना कि क्या भाई वो दिल्ली रहता है, तो जवाब आता है कि वह दिल्ली नहीं रहता। तो आप इसमें क्या कहोगे, वह यानी कि ही डजंट लिव इन दिल्ली, कि वह दिल्ली में नहीं रहता। नेक्स्ट, अमित सेब नहीं खाता। अमित यानी कि सिंगुलर, अमित के साथ क्या आएगा, डू या डज, डज आएगा क्योंकि अमित सिंगुलर नाउन है। तो अमित डज नॉट ईट एप्पल। तो यहां पर आप डज नॉट को क्या बोल सकते हैं, अमित डजंट ईट एप्पल। ओके, तो ये थोड़ी फास्ट करने के लिए आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन। थर्ड है, वह अंग्रेजी नहीं बोलता। तो वह की इंग्लिश क्या बनेगी, ही, और ही के साथ क्या आएगा, डज। तो ही डज नॉट क्या नहीं करता, अंग्रेजी नहीं बोलता। बोलने की इंग्लिश स्पीक, और अंग्रेजी की इंग्लिश। तो अंग्रेजी तो नहीं बोलता, गलत बात हो गई। लेकिन अगर आप इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से कहना चाहें कि वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता, तो वहां पर सकता जो है वो आपकी काबिलियत की बात आती है, कैपेबिलिटी की बात आती है, वहां पर आ जाएगा कैन। तो इसका बन जाएगा कि वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ थोड़ी सी चेंज करने से वाक्य में पूरा वाक्य बदल जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। लास्ट है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो भाई ये करवाने के बाद भी, इन एग्जांपल्स को समझने के बाद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कोई फिक्र की बात नहीं, दोबारा से इस क्लास को देख लो। आई एम श्योर कि आप आराम से समझेंगे तो सब कुछ तसल्ली से समझ में आने लगेगा। अब हम करते हैं डिड के इस्तेमाल, और इन्हीं एग्जांपल्स को इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि डिड का यूज कैसे कर सकते हैं इन दोनों रूल्स के साथ। तो दोस्तों अब हम करते हैं डिड का इस्तेमाल कौन कौन सी सिचुएशंस में होगा और ये कौन से सब्जेक्ट्स के साथ आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि डिड का इस्तेमाल आप सभी सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। और जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, क्योंकि ये डिड है, डू और डज की ये सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट फॉर्म है। तो इसका इस्तेमाल कहां होगा, हमेशा पास्ट में ही होगा। तो जब भी आप भूतकाल की बात करें कि कुछ होता था, कुछ रोता था, कुछ खाता था, कुछ पीता था, हमेशा उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, डिड का। अब डिड जो कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ आता है, इसके भी वही सेम रूल हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है। कई बच्चे इसमें गलती करते हैं कि जब आप पास्ट टेंस में जाते हैं, हमेशा आप जो मेन वर्ब होती है उसके भी सेकंड फॉर्म में चले जाएंगे। लेकिन किसी भी सेंटेंस में दोस्तों दो बार वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। तो क्योंकि यहां ऑलरेडी डिड आ चुका है, तो किसी भी सेंटेंस में डिड अगर आ गया तो मेन वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, सेकंड फॉर्म कभी भी नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी गलतियां बच्चे करते हैं इंग्लिश बोलते वक्त, और तभी आप नर्वस हो जाते हैं, अरे गलत इंग्लिश बोल दी, मैं नहीं बोलता इससे अच्छा। तो लेकिन अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इंग्लिश भी बोलेंगे और बिल्कुल सही भी बोलेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, जितने भी एग्जाम्पल ये प्रेजेंट में थे मैंने पास्ट में कर दिए हैं। तो आप इनको अच्छे से समझ भी सकते हैं। लेकिन ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि डिड अगर आ गया है, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटरोगेटिव हो, तो दोबारा जो वर्ब है उसकी कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होगी, वो प्रेजेंट में ही रहेगी। जैसे वह दिल्ली नहीं रहता था, ही डिड नॉट लिव इन दिल्ली, अमित ने सेब नहीं खाया। तो इन सेंटेंसेस का थोड़ा सा रूप चेंज हो जाता है। जैसे आपने पहले देखा था कि अमित सेब नहीं खाता है, तो अमित सेब नहीं खाता था वो भी सही है, लेकिन बोलचाल में ये ज्यादा आपको समझ में आएगा, इसीलिए मैंने हल्का सा चेंज किया है कि अमित ने सेब नहीं खाया, अमित डिड नॉट ईट एप्पल। और यहां पर क्योंकि ये डिड नॉट है पूरा, मैंने इसका कॉन्ट्रैक्शन लिख दिया है, क्योंकि इंग्लिश बोलते वक्त हम इसको क्या बोलते हैं, डिडंट। ध्यान रखिएगा, हम इसको बोलते हैं डिडंट। तो क्योंकि आपको लिखनी नहीं है, इंग्लिश बोलनी सीखनी है, लिखोगे तो डिड नॉट पूरा लिखोगे, और जब बोलोगे तो आप डिडंट बोलोगे, डोंट बोलोगे और डजंट बोलोगे, और लिखोगे तो डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये होमवर्क आप कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि सेम एग्जाम्पल हैं, तो आप इतना समझ के करिए। और मैं पूरी कोशिश करता रहूंगा आप लोगों के लिए ऐसे ही टॉपिक बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में लाने की। तो मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।